बारे में सवाल पूछे। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने भाई का हीरो बनना पसंद है तो युनयंग ने आराम से जवाब दिया कि नहीं। हालांकि हीरोज का ताकतवर और कूल होना अच्छा लगता है, लेकिन वह भयानक मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त हमेशा खतरे में रहते हैं। कभी कभी तो उनकी मौत भी हो जाती है। और छोटी युनयंग बस चाहती है कि उसका भाई उसके और दादी के साथ बहुत लंबे समय तक जिए। डोजिन को बिना सोचे समझे खून खराबा देखने की आदत हो गई थी। किसी का उसकी चिंता करना उसके लिए एक बिल्कुल नया एहसास था। पिछली मुश्किल दुनिया के मुकाबले वह आखिरी जिंदा बचा इंसान था। उसने ऐसे मॉन्स्टर्स और जीवों से लड़ाई की थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस सब में उसने बहुत कुछ खो दिया था। अब जब उसे एक दूसरी दुनिया में नया मौका मिला है तो उसके पास एक बहुत ही कीमती चीज आ गई है। वे एहसास जिन्हें वह कब का भूल चुका था अब वापस आने लगे हैं। इस दुनिया में शायद वह खुशी से जी सकता है। शायद वह प्यार और सुकून के साथ एक शांत जिंदगी बिता सकता है। जब वह अंदर से यह सब महसूस कर रहा था तभी कोरिया की हीरो एसोसिएशन में हलचल मची हुई थी। कोरिया हीरो एसोसिएशन के फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन के डायरेक्टर नाताए हुआंग हाल ही में हुई रिफ्ट की घटना को लेकर परेशान थे, या फिर उसके अचानक गायब होने से। उनके सबसे अच्छे लोगों ने उस जगह की जांच की थी, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। अपने इलाके के बारे में कुछ न पता होना फाउंडर को परेशान कर रहा था। यह सोचना गलत नहीं होगा कि अचानक गायब होने वाला रिफ्ट कभी भी वापस आ सकता है। उनकी असिस्टेंट ने उनकी चिंता से सहमत होने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर कोई वेव आती तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम उन्हें अनजान खतरों की चिंता तो नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टर तैवान ने गुस्सा होने से पहले ही उसकी बात काट दी। हालांकि वह अनजान खतरों से परेशान थे, पर उन्हें लगा कि यह अच्छा हुआ कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। नटाईवांग दुनिया के 100 सबसे इज्जतदार और ताकतवर हीरोज में से एक हैं। लोग मानते हैं कि अगर वह प्रेसिडेंट के लिए खड़े हों तो उन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे। उनकी बातें और उनका असर बड़े बड़े बिजनेस घरानों को भी हिला सकता है। शुक्र है उन्हें न तो देश का नेता बनने में दिलचस्पी थी और न ही पैसे में। वह बस अपने लोगों की सुरक्षा चाहते थे। मतलब वह सच में एक अच्छे इंसान हैं। चाहे कितना भी समय लगे, वह रिफ्ट के आसपास के इलाके की अच्छे से जांच चाहते थे। वहां के रहने वाले लोग पहले ही अपने घर एसोसिएशन को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। तेवन उन लोगों को उनके घरों की मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसा देना चाहते थे। इतनी परेशानी के बाद कम से कम वह इतना तो कर ही सकते थे। सभी पक्की खबरों से पता चला है कि अलग अलग देशों में कई सारे रिफ्ट्स खुल गए हैं। कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमेरिका और चाइना ने अपने रिफ्ट्स को काबू में करना शुरू कर दिया है। बड़े देशों में से यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। जहां बाकी रिफ्ट्स को साफ करने के लिए पुराने और भरोसेमंद हीरोज को भेजा गया था, वहीं यूनाइटेड किंगडम की टीम बिल्कुल बेकार थी। और उनकी बात करें तो यूके रिफ्ट को खत्म करने का 1 महीने लंबा मिशन आखिरकार बुरी तरह फेल हो गया। यूके रिफ्ट वेव अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। शहर और वहां के लोग अपनी आम जिंदगी पहले की तरह ही जी रहे हैं। उस भीड़ में एसईओ डोजिन भी था, जो आम लोगों के बीच घुला मिला हुआ चल रहा था। आज वह हीरो कॉम्प्लेक्स में अपनी सबसे पसंदीदा दुकान पर जा रहा था। जब उसने दुकान के अंदर कदम रखा तो काउंटर पर बैठे लड़के ने आदत के मुताबिक उसका स्वागत किया, लेकिन उसका चेहरा देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई। उस काले बालों वाले लड़के को देखकर डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज उसका मैनेजर दुकान पर था, इसलिए उसे इस परेशान करने वाले कस्टमर से अकेले नहीं निपटना पड़ेगा। मैनेजर ने तुरंत अपना पढ़ने वाला अखबार बंद किया और ऊपर देखा। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें गुस्सा साफ था। यह वही लड़का था जो उसके सीधे साधे कैशियर को सस्ते क्रिस्टल्स खरीदने पर मजबूर कर रहा था। डोजिन ने आराम से अपना बैकपैक उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। अच्छा ही हुआ कि मैनेजर यहाँ था, ताकि उसके मैजिक क्रिस्टल्स जल्दी बिक सके। मैनेजर को लगा कि फिर से सस्ते क्रिस्टल्स जमीन पर गिरेंगे। उसे ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डोजिन को बिना बात के भगाया जाना पसंद नहीं था, जबकि वह बस एक सही सौदा चाहता था। मैनेजर या कोई भी समझदार दुकानदार सिर्फ 1% कमीशन पर काम नहीं कर सकता था, इसलिए अच्छा होता अगर वह लड़का वहां से चला जाता। डोजिन ने साफ कह दिया कि उसके साथ धंधा न करना मैनेजर की एक बहुत बड़ी भूल होगी, जिसके लिए वह बाद में पछताएगा। मैनेजर ने बैग की तरफ देखे बिना ही उसे वहां से जाने के लिए कहना जारी रखा। मामला बिगड़ने से पहले यह उसकी आखिरी वार्निंग थी। जवाब में डोजिन ने बैकपैक को लात मारकर गिरा दिया, जिससे उसके अंदर का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। क्रिस्टल्स के धंधे में पुराने होने की वजह से कैशियर और मैनेजर दोनों ने तुरंत उन पत्थरों की ताकत को पहचान लिया। वह आम सा बैग असल में हीरो एस मैजिक क्रिस्टल से भरा था, जो एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। डोजिन को अंदाजा था कि इनकी कीमत कितनी है। उसे पता था कि उसके पास बहुत ही कीमती चीज है। असल में इस हीरो एस मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल मेक्सिको के एक बदनाम ड्रग लॉर्ड कोर्जुमोन ने नए जमाने के ड्रग्स बनाने में किया था। एक रात लैब में हुए एक हादसे ने उसकी जिंदगी और इस छोटे से पत्थर को लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। इस क्रिस्टल की वजह से कोर्जुमोन एक ताकतवर हीरो बन गया। तब से ये क्रिस्टल हीरोज को जगाने और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए एक अनमोल चीज बन गया है। इतनी दुर्लभ एनर्जी देने वाली चीज को सबसे कीमती प्रोडक्ट माना जाता है।
अपनी ताकत दिखाते हुए डोजिन ने उन्हें अपना सामान वापस पैक करने को कहा और चलने लगा। मैनेजर ने तुरंत अपना घमंड छोड़कर प्यार से बात करना शुरू कर दिया। वह उस लड़के को वीआईपी सीट्स पर ले गया और उसे पीने के लिए कुछ दिया, जबकि उसका कैशियर क्रिस्टल्स को साफ कर रहा था। डोजिन को बाजी पलटना पसंद था। एक पल पहले उसे भगाया जा रहा था और अगले ही पल वह ठंडा ड्रिंक पी रहा था। उसने पूरी कीमत और सिर्फ 0.5% कमीशन की मांग की। जैसे ही मैनेजर ने थोड़ा हिचकिचाया, उसने सौदा तोड़ने की धमकी दे दी। पहले के सौदों में डोजिन 1% पर मान गया था। अब वह इस रेट को और भी कम कर रहा था। सच कहें तो वह यह सब बस गुस्से में कर रहा था। जवाब में मैनेजर ने अपना सिर झुकाया और दिल से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन डोजिन ऐसी झूठी माफियों से थक चुका था। या तो वे उसकी बात मान लें या फिर वह किसी और दुकान पर चला जाएगा। बात बिल्कुल साफ थी। काउंटर पर बैठा कैशियर अंदर ही अंदर डोजिन को उसकी बदतमीजी के लिए गालियां दे रहा था। यह देखकर कि उसकी एक्टिंग से वह लड़का ज्यादा कमीशन देने को तैयार नहीं होगा, मैनेजर ने मैजिक क्रिस्टल के मार्केट और कीमत पर एक लंबा भाषण शुरू कर दिया। लेकिन डोजिन के पास उसकी फालतू बातें सुनने का समय नहीं था। उसने अपना ड्रिंक खत्म किया और सीट से उठ गया, जिससे मैनेजर घबरा गया। अपने हाथ से एक बड़ा सौदा निकलता देख मैनेजर ने 9% कमीशन का ऑफर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो उसने 8% कहा। यह सिलसिला 8 से 7, 6 और 5 तक चला गया। इस रेट पर दुकान को कोई फायदा नहीं होने वाला था। जब मैनेजर बिल्कुल निराश हो चुका था, तभी एसईओ डोजिन ने पुराने रिश्ते का लिहाज करते हुए 1% पर सौदा पक्का कर लिया। अंदर ही अंदर मैनेजर चिल्लाना चाहता था और इस लूटने वाले को गालियां देना चाहता था, पर वह इस कीमती सामान को हाथ से नहीं निकलने दे सकता था। डोजिन के अगले शब्दों ने मैनेजर को खुशी से पागल कर दिया। आज जो वह लाया था उसके अलावा उसके पास ऐसे अनमोल क्रिस्टल्स के साथ और बैग्स थे। यह सुनते ही जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया और साइन हो गया। कुछ ही देर में सौदा पक्का होने के बाद एसईओ डोजिन के बैंक अकाउंट में 67.1 बिलियन वन आ गए, जो लगभग 48 मिलियन डॉलर्स होते हैं। इस हिसाब से उसका 110 बिलियन वन का घर अब ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। दिक्कत यह थी कि आम गेट्स से ऐसे अच्छे मैजिक क्रिस्टल्स ढूंढना बहुत समय खराब करता था। अगर उसे रिफ्ट जोन्स में आने जाने का कोई रास्ता मिल जाता तो वह आराम से ढेर सारा खजाना इकट्ठा कर सकता था। जब वह अपने फोन को देख रहा था, तभी देश के सभी लोगों को एक सरकारी मैसेज मिला। यूनाइटेड किंगडम के सदर्न हिस्से में वेव आने की खबर आखिरकार सभी को दे दी गई थी। तब तक के लिए सभी का यूके जाना बंद कर दिया गया था। असली दुनिया की इस बड़ी मुश्किल के बारे में पढ़ने के बाद डोजिन का दुकान के मैनेजर को परेशान करने का मन खत्म हो गया। पहले के समय में चाहे कोई भी देश या एसोसिएशन होती, वह खुद जाकर रिफ्ट को बंद कर देता, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। आज रात का खाना डोजिन की तरफ से था और वे लोग महंगा मीट खा रहे थे। ग्रिल पर पकते हुए पोर्क और बीफ को देखकर छोटी यूनियंग के मुंह में पानी आ गया। महंगा मीट और स्वादिष्ट साइड डिशेस एक के बाद एक टेबल पर आते जा रहे थे। मेन्यू पर कीमत देखकर दादी को चिंता होने लगी। उन्होंने धीरे से अपने पोते से पूछा कि क्या यह ठीक है। 100 ग्राम के लिए 2,50,000 वन बहुत ज्यादा था। डोजिन ने उनकी चिंता को तुरंत दूर कर दिया। क्रिस्टल्स बेचकर इतने पैसे कमाने के बाद वे जितना चाहे खा सकते थे। इससे उनके बैंक अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। पहला निवाला खाते ही यूनियंग को उस महंगे बीफ के स्वाद से प्यार हो गया। डोजिन ग्रिल पर और मीट रखता गया, जबकि दादी चिंता से उसे देख रही थी। यहाँ तक कि जल्दी ही टेबल पर फ्रेश रिब्स, प्राइम रिबाई और दूसरे तरह के मीट के नए पैकेट्स आने वाले थे। इस वक्त खाना बहुत ज्यादा हो चुका था। भला 2.5 लोग इतना सारा खाना कैसे खत्म कर सकते थे। लेकिन दादी एक हीरो की भूख को कम समझ रही थी। उनकी चिंता दूर करने के लिए छोटी यूनियंग ने दादी को वह महंगी चीज चखने के लिए राजी किया। अपनी प्यारी बच्ची की बात न टाल पाने की वजह से दादी मान गई। उस महंगे मीट का एक निवाला खाते ही उनकी सारी चिंता गायब हो गई। उसके बाद उस खुशहाल परिवार ने हंसते मुस्कुराते हुए अपने शानदार खाने का मजा लिया। डोजिन से बेखबर एक ऐसी लड़की ने रेस्टोरेंट में कदम रखा जिस पर सबकी नजर थी। वह जहां से भी गुजरी, लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगे। वह लड़की सीधे एसईओ डोजिन के पास गई और उसे आवाज दी। वह बस उससे थोड़ी देर बात करना चाहती थी और कुछ नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, डोजिन ने अपने परिवार के खाने में खलल डालने के लिए उसे बीच में ही टोक दिया। अगर उसे कुछ कहना है तो खाना खत्म होने के बाद आए। ह्युन जुयोन ने अपना कार्ड निकाला। उसे लगा कि उसका नाम सुनकर वह लड़का तमीज से बात करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट डोजिन उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए मीट ग्रिल करने और खाने में लगा रहा। इसलिए उस मशहूर एस रैंक हंटर ने अपना घमंड छोड़ दिया और चुपचाप रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में बैठ गई। उस जैसी स्टार को आम लोगों के बीच बैठा देख सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लोग चोरी छिपे उस लड़की को देख रहे थे जो सबसे बड़े हीरोज में से एक थी। वह न सिर्फ देश के एस क्लास हीरोज में चौथे नंबर पर थी, बल्कि लोग उसे दुनिया की 10 सबसे सुंदर हीरोज में भी गिनते थे। आसपास का हर इंसान अपने दिमाग में एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिरकार वह कौन है जो ह्युन जुयोन को इंतजार करवा रहा है। अपने आसपास की बातों को इग्नोर करते हुए जुयोन ने थोड़ी देर पहले की बात को याद किया। जहां तक उसे पता था, सीओ डोजिन 2 महीने पहले अपने पहले गेट में गया था।
वह वहां से जिंदा बच निकला और अब उसके अवेकन होने का शक था। सबको लगता था कि वह हाल ही में हुए मापो रिफ्ट हादसे में मारा गया, लेकिन वह यहाँ जिंदा था और अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। इन सब अजीब बातों के अलावा उस लड़के की एक तीखी नजर ने जुयोन जैसी एस रैंकर को भी डरा दिया था। एक नया अवेकन हुआ लड़का 2 महीने से भी कम समय में एस रैंक तक नहीं पहुंच सकता, है ना? यहाँ तक कि अमीर काफमूर को भी, जिसने मैजिक स्टोन्स पर अपना सारा पैसा बहा दिया था, सबसे ऊपर पहुंचने में 5 महीने लगे थे। अपने डर को समझते हुए जुयोन ने सोचा कि डोजिन के पास कोई अनजान खास ताकत जरूर है। आखिरकार डोजिन, दादी और छोटी युनयंग ने पेट भरकर खाना खाया और उनका मूड अच्छा हो गया। एग्जिट के पास जुयोन उस अजीब लड़के से बात करने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, एक और ग्रुप घमंड के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आया। उस आदमी को देखकर डोजिन की आंखें पहले से ज्यादा तीखी हो गईं। इस गंदे दिखने वाले बदमाश को उम्मीद नहीं थी कि एसईओ डोजिन एक खतरनाक गेट से जिंदा वापस आ जाएगा। यह पागल कांगचुल वू था। उसे डोजिन की कॉकरोच जैसी पक्की जान देखकर मजा आ रहा था। यहाँ तक कि जुयोन ने भी एक ही नजर में उस बदमाश को पहचान लिया। रेस्टोरेंट के बीच में अचानक खामोशी छा गई और माहौल गर्म हो गया। डोजिन ने उस बदमाश की सस्ती बेइज्जती को इग्नोर करने का फैसला किया और जुयोन को अपने पास बुलाया। चिलवू एक एस रैंक हीरो को उस कॉकरोच से बात करते देख हैरान रह गया। डोजिन ने उससे थोड़ी देर के लिए अपने परिवार का ध्यान रखने को कहा। उसे बस एक टैक्सी रोकनी थी ताकि वे लोग बैठकर घर जा सकें। उनका दूर रहना ही बेहतर था जब वह इस कुत्ते से अपना पुराना हिसाब बराबर करेगा। शुक्र है, युन जुयोन एक समझदार लड़की थी। उसने डोजिन की बात मानी और दादी और छोटी बच्ची को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने उन्हें बाय किया, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। टैक्सी के जाने के बाद जुयोन वहां चुपचाप खड़ी रही। जैसे ही वे लोग रेस्टोरेंट से दूर गए, रेस्टोरेंट के अंदर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। अपने परिवार के जाने के बाद डोजिन अब बिना किसी डर के उस बदमाश को थप्पड़ मार सकता था। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि चिलवू को उसका हाथ घूमता हुआ दिखा भी नहीं। उसे बस अपने गाल पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसे थप्पड़ से गुस्से में आकर चिलवू ने अपने दांत पीसे और बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। वहां के एक सर्वर ने लड़ाई रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर लड़ाई बढ़ी तो ये अवेकनर्स पूरा रेस्टोरेंट तबाह कर देंगे। लेकिन उसकी सही बात के बदले उसे गुस्सा और मार मिली। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। एसईओ डोजिन ने आराम से सबको अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जाने को कहा। चिलवू को गुस्सा दिलाना बहुत आसान था। वह दिमाग से पैदल था जिसे ढंग से बात करना भी नहीं आता था। इसके लिए उसे चेहरे पर एक और थप्पड़ खाना पड़ा। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसके सिर पर एक जोर का मुक्का लगा। कैंग चिलवू वही बदमाश था जिसने असली एसईओ डोजिन को एक गेट में बंद कर दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। भले ही यह सब इस डोजिन के साथ नहीं हुआ था, पर हमारे एमसी के दिल में इस बदमाश के लिए बहुत गुस्सा था और वह उससे बात करना चाहता था। चिलवू, जो एक गॉब्लिन जैसा दिखता था, हंसने लगा और बताने लगा कि कैसे डोजिन की उस सौतेली माँ ने यह सब करवाया था। यह देखकर कि इस बेवकूफ से जानकारी निकालना कितना आसान था, डोजिन ने अपना फोन निकाला और वीडियो ऐप पर रिकॉर्ड बटन को। उसे बस उसके कबूलनामे की एक साफ वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि आगे चलकर उसकी जिंदगी आसान हो सके। एक बार फिर कैंग चिलवू को उसकी इस बेपरवाही पर गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी में ताकत जमा की, डोजिन की माँ को गाली दी और पूरी ताकत से हमला कर दिया। वह उस काम को पूरा करना चाहता है जिसमें वह पहले नाकाम रहा था। वह एससीओ डोजिन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। लेकिन उस गुंडे की बदकिस्मती थी कि उसके आड़े टेढ़े हमले ची के असर के सामने कुछ भी नहीं थे। डोजिन ने उसके भारी मुक्के को बड़े आराम से रोका और दुश्मन के मुक्के को ऐसे दूर फेंक दिया जैसे वह किसी मजबूत रबर की दीवार से टकराया हो। कैंग चिलवू ने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। आमतौर पर वह बस अपनी ताकत के जोर पर किसी को भी मार देता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका सामना किसी ऐसे शख्स से है जो उसके छोटे से दिमाग की समझ से बिल्कुल बाहर है। अचानक वह जमीन से ऊपर उठ गया। डोजिन उसके पीछे ऐसे गया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। रेस्टोरेंट में मुक्के से हड्डी टूटने की आवाजें गूंजने लगीं, जबकि वहां काम करने वाली लड़की डर के मारे पुलिस को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वह कॉल बटन दबाती, एक नरम हाथ ने उससे फोन ले लिया। एक प्यारी सी स्माइल के साथ युन जुयोन ने उस लड़की को भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगी, इसलिए पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़की इस डर के माहौल में एक मददगार चेहरा देखकर खुश थी। कैंग चिलवू के जिस्म पर थप्पड़ और मुक्के बरसने लगे, जिससे उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। जुयोन जितना जानती थी, यह गुंडा एक बी रैंक हीरो है। इस रैंक के हिसाब से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे इस तरह बुरी तरह पीट सकें। इस पिटाई को देखकर लगता है कि डोजिन शायद एक ए रैंक हीरो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी यह लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी। इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ती, ह्युन जुयोन ने बड़े आराम से डोजिन को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। उसे डर था कि अगर पिटाई थोड़ी देर और चली तो कैंग चिलवू मर जाएगा। उसकी बात मानकर डोजिन ने उस गुंडे के अधमरे जिस्म को जमीन पर फेंक दिया और अपने हाथ साफ किए। यह देखकर कि दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, जुयोन ने उस लड़के से पूछा कि वह कैंग चिलवू के बारे में कितना जानता है।
दोजिन को शायद पूरी बात न पता हो, लेकिन वह उस बदमाश के बारे में इतना जरूर जानता है कि अपना बदला ले सके। ह्युन जुयोन ने उसे वार्निंग दी कि यह गुंडा कांग चिलवू एक एस रैंक हीरो कांग यंग पियो का रिश्तेदार है। दोजिन को यह बात पहले से पता थी और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जुयोन आज तक किसी ऐसे निडर और पागल लड़के से नहीं मिली थी। इस बंदे को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एक एस रैंकर उसके साथ क्या करेगा। ह्युन जुयोन ने बताया कि कैंग यंग पियो अपने इस बदमाश भाई का बहुत साथ देता है। रेस्टोरेंट का यह किस्सा उस तक जरूर पहुंचेगा और जब ऐसा होगा तो खून खराबा होना पक्का है। दोजिन ने जुयोन की फिक्र का मजाक उड़ाया। वह किसी भी बड़े एस रैंकर से डरने वाला आखिरी इंसान होगा। आगे आने वाली मुश्किलों से ज्यादा वह इस बात से परेशान था कि जुयोन उसकी जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे जानती है। अब जब वह गुंडा ढेर हो चुका था तो डोजिन का गुस्सा उस बीच में बोलने वाले एस रैंकर पर चला गया। दोनों आमने सामने थे और वह गुस्से में उसे घूर रहा था। ह्युन जुयोन कोई कमजोर लड़की नहीं थी, वह सिर्फ आंखें दिखाने से डरने वाली नहीं थी। बात को बदलते हुए उसने अचानक आने के लिए माफी मांगी और अपना काम बताया। उसके अंकल ने उसे यहाँ आकर बात करने को कहा था। जब उसे पता चला कि डोजिन ने मैजिक क्रिस्टल से भरा एक बैग बेचा है तो जुयोन बाकी के क्रिस्टल्स भी लेना चाहती थी। वह उसके पास मौजूद हर एक क्रिस्टल को खरीदने के लिए तैयार थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। डोजिन ने उसे वार्निंग दी कि यह सस्ता नहीं होगा, उसके पास बहुत सारे कीमती खजाने जमा हैं। उसने उसे भरोसा दिलाया कि एक बड़े एस रैंक हीरो के पास कितना पैसा होता है ये आम लोगों की समझ से बाहर है। वैसे डोजिन को अपना सामान बेचने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन सौदा करने से पहले उसकी एक शर्त थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक छोटा सा काम था। कम से कम ह्युन जुयोन जैसे बड़े नाम के लिए तो यह बहुत आसान था। शहर में कहीं और महंगी शराब की बोतलों के जमीन पर गिरकर टूटने की आवाज आती है। डोजिन की सौतेली माँ अपने उस बेटे के बारे में नई खबर सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। उसके लोगों को पूरा यकीन था कि वह लड़का रिफ्ट के अंदर मर चुका है, लेकिन अब उसे खबर मिल रही थी कि डोजिन एक जिद्दी कॉकरोच की तरह जिंदा बच गया है। इस गंजे आदमी के लिए दुख होता है क्योंकि ऐसी बॉस के साथ काम करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इस गलत खबर के लिए आप उसे दोष नहीं दे सकते। यहाँ तक कि हीरो एसोसिएशन ने भी डोजिन को मरा हुआ जान लिया था। सौतेली माँ को कोई बहाना नहीं सुनना था, उसे बस काम चाहिए था। उन्हें अभी खबर मिली कि डोजिन ने कैंग चिलवू को हरा दिया है। अब यह साफ हो चुका था कि डोजिन को पता चल गया है कि उसे मारने की कोशिश के पीछे असली हाथ किसका था। यह सुनकर कि उसका नाम भी इसमें आ सकता है, सौतेली माँ डर के मारे कांपने लगी। वह डोजिन से नहीं डरती थी, उसे तो इस बात की फिक्र थी कि जब उसके पिता या पति को इस सब के बारे में पता चलेगा तो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। वह सब कुछ छुपा तो सकती थी, लेकिन अगर यह बात मीडिया तक पहुंच गई तो उनकी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। इसलिए उसने अपने लोगों को मीडिया को रोकने का हुक्म दिया। अगर उन्होंने गलती की तो टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप उनके सारे सौदे और एड्स बंद कर देंगे और सबसे पहले पुलिस को भी पैसे देकर अपने साथ मिलाना होगा। इस मामले में सौतेली माँ के लोग पहले ही सब कुछ संभालने के लिए निकल चुके थे। यह जानकर कि उसके लोग थोड़ा ढंग से काम कर रहे हैं, उसकी परेशानी थोड़ी कम हुई। फिर गंजे डायरेक्टर ली ने धीरे से कहा कि चाहे हम कितनी भी बातें छुपा लें, यह इस परेशानी का पक्का इलाज नहीं है। इस पर गंजे डायरेक्टर के पास एक प्लान था जो इस दर्द सर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। उन्हें बस कैंग चिलवू के भाई का इस्तेमाल करना होगा। बदनाम कैंग यंग पियो। सौतेली माँ जैसा इंसान भी उस एस रैंकर के बारे में जानता था। कैंग चिलवू भले ही हीरोज की दुनिया में एक बेकार कचरा समझा जाता हो, लेकिन सब जानते हैं कि वह अपने ताकतवर भाई के कितना करीब है। असल में कैंग चिलवू बस एक मोहरा है जो अपने भाई के कहने पर सारे गंदे काम करता है। वे दोनों ही दिमाग से बीमार हैं। अगर चिलवू को पुलिस ने पकड़ लिया और मीडिया में उसकी बदनामी हुई तो उस एस रैंक हीरो की इज्जत पर भी बात आएगी। असल में उसने इस बदनामी से बचने के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। सौतेली माँ ने अपना मन बना लिया, वह जल्द से जल्द कैंग यंग पायो से मिलना चाहती है। इसके साथ ही HCS कैपिटल का वह कुत्ता हुआंग चांगस्योब खुलेआम दुश्मन के साथ मिल गया है। वह अब दोजिन के परिवार की मदद कर रहा है। इसके लिए सौतेली माँ को 1 मिनट के अंदर फोन पर एक सरकारी वकील चाहिए। जिन्होंने उसका साथ छोड़ा है उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही दिन हम हीरोज के एक ग्रुप को कोरिया के 37 रिफ्ट जोन्स में से एक के अंदर जाते हुए देखते हैं। उन रिफ्ट जोन्स में से 5 जोन्स को सुरक्षित गेट्स में बदल दिया गया है। बाकी जगहों पर सिर्फ वही हीरोज जा सकते हैं जो हीरो एसोसिएशन से जुड़े हैं और जिनका स्केड्यूल पहले से तय है। आज ह्युन जुयोन खुद एक टीम को लीड कर रही है। अपने एस रैंक आईडी के साथ वह किसी भी गेट पर जितनी बार चाहे जा सकती है। महंगे हथियारों और बढ़िया कपड़े पहने हीरोज की भीड़ के बीच एक लड़का एक पुरानी हुडी पहने खड़ा था। ह्युन जुयोन ने शिकार के लिए ए रैंक जोंग इंजू के क्लियोमी गिल्ड को एक टेम्पररी ग्रुप के रूप में चुना। किसी एस रैंक के साथ शिकार पर जाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए वे सब बहुत खुश थे। जुयोन ने कहा कि वह बस थोड़ा मजा करना चाहती है और अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव करना चाहती है, लेकिन असल में उसे यह सब इसलिए करना पड़ा ताकि पीछे खड़े उस लड़के को गेट के अंदर आराम से एंट्री मिल सके। एसीओ डोजिन अपने बाकी के मैजिक क्रिस्टल सही दाम पर जुयोन को बेचने के लिए तैयार हो गया था, अगर वह उसे इस खास रिफ्ट जोन के अंदर ले जाए। वह बस बड़े जोन्स में शिकार करके और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था।
हालांकि यह सच है कि रिफ्ट जोन्स में बहुत सारे खजाने होते हैं, लेकिन बिना किसी डर के इतने मुश्किल जोन में जाना सच में पागलपन है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस उन मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत थी। एक अंधेरी गुफा से गुजरने के कुछ मिनट्स बाद वह ग्रुप आखिरी में एक खूबसूरत जंगल की तरफ बाहर निकला। अपनी उत्सुकता को न रोकते हुए इंजू ने जुयोन से उस लड़के के बारे में पूछना शुरू कर दिया जो उनके साथ चल रहा था। जुयोन ने दोजिन को बस एक जान पहचान का लड़का बताया, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इंजू ने अंदाजा लगाया कि शायद वह जुयोन का बॉयफ्रेंड है। इन बातों से परेशान होकर उसने इंजू को आधी सच्चाई बताई और कहा कि वह लड़का यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे उसका एक एहसान चुकाना है। किसी एस रैंक हीरो पर किसी का एहसान होना आम बात नहीं है। जब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी ऊपर से एक बड़ी परछाई ने धूप को रोक दिया। सबने आसमान की तरफ देखा और वहां एक अजीब जानवर को पाया। एक ए रैंक गिल्ड होने के नाते क्लियोमे के हीरोज ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनका सामना सबसे पहले एक खतरनाक कॉकेट्रीस से हुआ। एक एक्सपर्ट की तरह जुयोन ने कमान संभाली और साफ ऑर्डर्स दिए। जिंजू और डोयोन को बचाव का काम मिला, जबकि सुंघो को उसके पैरों पर निशाना लगाना था। इससे पहले कि वह सबको उनका काम बताती, एक साया सबके सामने से तेजी से निकल गया। एक ही लंबी छलांग के साथ उसने आसमान में उड़ते हुए उस जानवर और अपने बीच की दूरी को खत्म कर दिया। एसियो डोजिन ने ग्रुप के लंबे प्लान्स को छोड़कर अकेले ही उस पक्षी पर हमला कर दिया। क्लियोमी के हीरोज हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी को इतना निडर नहीं देखा था। अपनी मुट्ठी में ताकत जमा करते हुए डोजिन ने पहला हमला करने की तैयारी की। उसके हमले से पहले गिल्ड मास्टर इंजू अपनी खराब किस्मत पर रो रही थी। वे अभी गेट के अंदर दाखिल ही हुए थे कि एक बड़ा दुश्मन सामने आ गया। इससे पहले कि ग्रुप तैयार होता और अपनी जगह लेता, डोजिन ने अपना बैग जमीन पर फेंक दिया था। जबकि जुयोन सबको ऑर्डर्स दे रही थी, वह एक गोली की तरह हवा को चीरते हुए आगे निकल गया। उसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। एक ही छलांग में उसने उस पक्षी के हवा में होने के फायदे को खत्म कर दिया। आसमान में उसने बिना किसी परेशानी के सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। उसकी ताकत आग की तरह तेजी से महसूस हो रही थी। उस बड़े से पक्षी के पास इस हमले से बचने के लिए न तो रफ्तार थी और न ही वक्त। नतीजा यह हुआ कि उसकी चोंच पर एक पूरी ताकत वाला मुक्का लगा। पक्षी जमीन पर था और इंसान आसमान में। यह नज़ारा सच में देखने लायक था। डोजिन उस ग्रुप के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एक बूंद पसीना तक नहीं आया था। वह कॉकेट्रीस मरने की हालत में था और उसके चेहरे पर मुक्के का निशान साफ दिख रहा था। क्लियोमी गिल्ड के लोग अपनी एस रैंक लीडर के साथ हैरान खड़े रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आगे क्या हुआ। डोजिन ने अपना पैर उठाया और उस पक्षी के सिर को तब तक कुचलता रहा जब तक वह बिल्कुल खत्म नहीं हो गया। यह शायद ज्यादा लगे, लेकिन एक कॉकेट्रीस को मारने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। हर एक लात के साथ हड्डी टूटने और खून बहने की आवाज ने उस ग्रुप को डर से भर दिया। अब इंजू सच में यह जानना चाहती थी कि यह लड़का आखिर है कौन। सच कहें तो जुयोन को भी खुद पूरी तरह नहीं पता था। वह बस इतना जानती थी कि सियो डोजिन एक बहुत ही ताकतवर इंसान है। वैसे उसे सिर्फ ताकतवर कहना बहुत छोटी बात होगी। ऐसे बहुत कम हीरोज हैं जो वह कर सकते हैं जो डोजिन ने किया। एक ही बार में कॉकेट्रीज को मार देना कोई आम बात नहीं है। जुयोन ने अपनी बहन का नाम लेकर इस बात को थोड़ा आम बताया। वह औरत भी उन बेहतरीन हीरोज की लिस्ट में आती है। फिर भी इंजू इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि उनके बीच एक छुपा हुआ ताकतवर इंसान है। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा और वह हैरान थी। जुयोन ने उस लड़के की बेहिसाब ताकत और उसके फैसले को देखा और उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने इंजू की तरफ देखकर अचानक अपना प्लान बदल दिया। अभी के लिए वह डोजिन के साथ बीच के हिस्से में जाना चाहती है और बाकी ग्रुप को बाहर ही छोड़ना चाहती है। जुयोन बड़े आराम से उस लड़के के पास गई जो बड़े ढंग से कॉकेट्रीज के जिस्म से कीमती चीजें निकाल रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, उसने पहले ही कह दिया कि वह उन लोगों के साथ अपना सामान नहीं बांटेगा जिन्होंने शिकार में कोई मदद नहीं की। शुक्र है कि जुयोन उन लोगों में से नहीं थी जो थोड़े से मैजिक क्रिस्टल्स पर नजर रखें। वह तो बस ये कहने आई थी कि उन्हें गेट के थोड़ा और अंदर जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जो ज्यादा मुश्किल हो और उसकी ताकत के हिसाब से सही हो। एक स्माइल के साथ उसने और शिकार करने और सामान जमा करने के इस ऑफर को तुरंत मान लिया। जुयोन इस गेट के रास्ते को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह आगे चलेगी। डोजिन को बस उसके पीछे पीछे चलना था ताकि वह भटक न जाए। बिना बताए वह तेजी से आगे निकल गई और उसकी रफ्तार से एक तेज आवाज हुई। डोजिन ने आराम से उसे दूर तक जाते हुए देखा। अपना बैग पीठ पर टांगने के बाद उसने दौड़ने की पोजीशन ली और अपने शरीर में ताकत जमा की। अपने पहले ही कदम के साथ उसने जमीन पर एक ऐसा झटका दिया जिससे क्लियोमी गिल्ड के हीरोज लगभग उड़ ही गए। इंजू ने सोचा कि अगर जुयोन एक गोली है तो यह आदमी रोशनी की तरह तेजी से चलता है। उन दोनों ताकतवर लोगों के जाने के बाद बाकी हीरोज ने अपने गिल्ड लीडर की तरफ देखा कि अब क्या करना है। जाहिर है उन दोनों के पीछे जाना बिल्कुल नामुमकिन था। आज उन्हें यह मानना ही पड़ेगा कि वे बस छोटे मोटे लोग हैं। फिर भी यह एक अच्छा गेट था जहां बाहर के हिस्से में शिकार करने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। बाहर की दुनिया में आम लोग उन्हें ताकतवर ए रैंक हीरोज कहकर उनकी तारीफ करते हैं।
लेकिन एक असली एस रैंकर के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। जुयोन और वह आदमी क्लियोमे गिल्ड के सभी लोगों से बहुत आगे थे, और उन दोनों की बात करें तो जंगल में उनकी दौड़ बहुत तेजी से चल रही थी। बिना किसी मेहनत के इतनी तेज रफ्तार बनाए रखते हुए जुयोन बार बार पीछे देख रही थी कि डोजिन कहाँ है। जब उसे वह कहीं नहीं दिखा तो उसने अपनी रफ्तार थोड़ी कम करने की सोची और लगा कि शायद वह शुरू में कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ गई थी। तभी अचानक डोजिन उसके बराबर में आया और उससे पूछने लगा कि क्या हम थोड़ा और तेज चल सकते हैं। जुयोन का ध्यान भटक गया और वह लगभग गिरते गिरते बची। उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। कोई सच में दौड़ में उसका मुकाबला कर रहा था। जब बात रफ्तार की आती है तो वह पूरे देश में टॉप 2 में आती है, लेकिन अब इस लिस्ट को बदलना पड़ेगा क्योंकि डोजिन उसे पीछे छोड़ रहा था। कुछ ही देर बाद वह रुका और उसका मजाक उड़ाने लगा कि वह उम्मीद से ज्यादा धीमी है, जबकि वह अपनी रफ्तार दिखाने के लिए दौड़ रही थी। जब वह एस रैंकर अपनी सांस रोककर आराम कर रही थी, तभी डोजिन की नजर सामने के नजारे पर गई। उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो आसमान को छू रहा था। जब उसने पूछा कि इस पहाड़ के अंदर क्या छुपा है, तो जुयोन का चेहरा गंभीर हो गया। वह जगह इस रिफ्ट के सबसे बड़े मॉन्स्टर कसीरियन का घर है। देखा जाए तो यह कसीरियन एक 20 मीटर लंबा बड़ा मॉन्स्टर है जो एक उड़ते हुए ड्रैगन जैसा लगता है। जुयोन तो उस मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। ऐसे मॉन्स्टर का सामना करने के लिए कम से कम 3 लड़ने वाले एस रैंक हीरोज की जरूरत होती है। डोजिन को कसीरियन के बारे में एक बात पता थी कि उसे मारने पर एक बहुत ही कीमती मैजिक क्रिस्टल मिल सकता है जो सबसे बड़े खजाने जैसा होता है। जब इतना बड़ा इनाम सामने हो तो वह उसे अपने हाथ से कैसे जाने देता। जाहिर है जुयोन इस खतरनाक प्लान के खिलाफ थी, लेकिन एसीओ डोजिन उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार था, चाहे वह उसके साथ आए या न आए। जुयोन ने देखा कि वह बिना किसी डर के पहाड़ पर चढ़ने लगा ताकि उस मॉन्स्टर को मार सके। उसे लगा कि उसके पास इस पागलपन में उसके पीछे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उस बड़े मॉन्स्टर के घर के अंदर दोनों का एक बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। एक ऐसे मॉन्स्टर को मारने का इतना बड़ा यकीन जिसे हराने में 3 एस रैंक हीरोज को भी पसीना आ जाए, इस बात ने जुयोन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और क्या आप जानते हैं कि इससे भी हैरान करने वाली बात क्या थी? जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वह बड़ा मॉन्स्टर कसीरियन पहले से ही मरा पड़ा था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या हुआ था। हमारा हीरो बड़े आराम से उस मॉन्स्टर के जिस्म से अपना चाकू निकाल रहा था और यह देखकर उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। जुयोन बहुत हैरान थी। जिस मॉन्स्टर को उसने अभी मारा था वह कोई आम मॉन्स्टर नहीं था। इस पर वह पार्क हेल नाम के एक बड़े हीरो के बारे में बात करती है जो कसीरियन जैसे मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए बहुत मशहूर था। वह खुद एक एस रैंक हीरो है, लेकिन जब वह पहली बार कसेरियन का शिकार करने गया तो वह बहुत सावधान था। वह अपने साथ 30 ए रैंक हीरोज को भी लेकर गया था। इतनी तैयारी के बाद भी ए रैंक हीरोज वहां टिक नहीं पाए और सबके सब मारे गए। पूरे ग्रुप में से सिर्फ पार्क है ऊल ही अकेला जिंदा बचा, जिसने मुश्किल से अपनी जान बचाई। उसी वक्त से उसने उस मॉन्स्टर से दोबारा लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन इस बार उसके साथ एक और एस रैंक हीरो और 100 ए रैंक हीरोज खड़े थे। यह तो एक तरह से एक छोटी आर्मी बन गई थी और लड़ाई बहुत भयानक थी। उनका पूरा ध्यान उस क्रीचर के पंखों को काटने पर था ताकि वह उड़ न सके। उस वक्त कसारियन हीरोज के लगातार हमलों के सामने टिक नहीं पाया। यह देखकर मुझे 100 आदमी और एक गोरिल्ला की लड़ाई वाली बात याद आती है जो आजकल चल रही है। वैसे मुझे लगता है कि आदमी ही जीतेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कसीरियन के साथ हुआ जो आखिर में हार गया। इसके बावजूद उस लड़ाई में से सिर्फ कुछ ही हीरोज जिंदा बचे, बाकी सभी को उस गुस्से में आए मॉन्स्टर ने मार डाला था। उस दिन उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि हेल की गिल्ड स्वीट लाइफ 3 साल बाद भी उससे ठीक नहीं हो पाई है, और फिर भी इस आम से दिखने वाले लड़के ने उसी कसीरियन मॉन्स्टर को बिना किसी परेशानी के हरा दिया। मजेदार बात यह है कि जब वह उसे घूर रही थी तो उसने उसे याद दिलाया कि खाली खड़े रहने से उसे कोई कीमती पत्थर नहीं मिलने वाले। इस बात से शायद वह गुस्सा हो गई, लेकिन जुयोन का ध्यान इस बात पर था कि उसके सामने खड़ा आदमी कितना हैरत अंगेज है। अगर वह खुद वहां लड़ाई देखने के लिए न होती तो वह कभी इस बात पर यकीन नहीं करती। उसी डरावने कसीरियन को एक ही आदमी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया था, और डोजिन ने उस क्रीचर के शरीर से एक शानदार दिखने वाला मैजिक स्टोन निकाल लिया था। वह उसे देखता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। उसे किसी गाइड की कोई परवाह नहीं है जो उसे रास्ता दिखाए। अब से वह अकेले ही सब संभाल सकता है। वह ड्रैगन के शरीर से मिली बाकी कीमती चीजें जैसे उसके नाखून और दांत लेने से भी मना कर देता है, क्योंकि उसे उनकी कोई परवाह नहीं है। वह पीछे मुड़ता है और उसे साफ मना कर देता है, जिससे वह एस रैंकर हमेशा के लिए हैरान रह जाती है। इसके बजाय वह अपना ध्यान मॉन्स्टर क्रिस्टल्स इकट्ठा करने पर लगाना चाहता है। वह यहाँ तक कह देता है कि वह उन सभी कीमती चीजों को अपने पास रख सकती है, एक तरह की पेमेंट समझकर। जुयोन एक पल के लिए उस क्रीचर को देखती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे भी उस बीस्ट से कुछ नहीं चाहिए। अब शाम हो चुकी है और उसके बाकी ग्रुप के लोग हैरान हैं कि एक अकेले लड़के ने मैजिक स्टोन्स से भरे 3 बैग्स इकट्ठा कर लिए। यह देखकर काबिल ए रैंकर्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
अगर उनकी गिल्ड को इतने स्टोन्स चाहिए होते तो उन्हें कम से कम 20 घंटे लगते, और अगर अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते तो 3 दिन से भी ज्यादा लग जाते। इससे उनके दिमाग में उस आदमी की पहचान को लेकर सवाल उठने लगते हैं, और वह सब जूhyun को घूर रहे हैं जो उसे अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन वह खुद भी उनकी तरह ही हैरान दिख रही है। जूhyun की बातों से रैंक गिल्ड मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि डोजिन ने बिना किसी सही हथियार के कसारियन को कैसे हरा दिया। सिर्फ इस एक काम से ही वह कोरिया के सबसे बड़े हीरोज में सबसे ऊपर आ जाता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने सच में कह दिया कि हमारा लड़का सबसे अलग है। उस ए रैंकर को तो लगता है कि वह अपने लेवल पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये बात उसे हैरान कर देती है। उसी लड़के की बात करें तो थका हुआ डोजिन और भी बैग्स लेकर वापस आता है। सिर्फ एक दिन के शिकार में उसने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। अब तो ग्रुप को लगने लगा है कि अगर वह बाहर की दुनिया को यह बताएंगे तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। डोजिन की इस ताकत पर यकीन करना नामुमकिन जैसा है, और हाँ, उन्हें साफ साफ मना किया गया है कि वे बाहर किसी को भी आज की बात न बताएं, और उन्हें यह बात माननी ही पड़ेगी। वह खूबसूरत एस रैंकर हमारे लड़के के पास आती है और बहुत सारी बातें करती है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई कपल आपस में बात कर रहा हो, लेकिन यह सिर्फ उनके ग्रुप के लोगों को लग रहा था। शायद वे खुद को समझा रहे थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उन्हें यह भी लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसा लड़का है जो जूयोन के लिए बिल्कुल सही है, खासकर उनकी इस भयानक ताकत को देखते हुए। मजेदार बात यह है कि उस ए रैंक गिल्ड मास्टर को जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये दोनों वैसे कपल नहीं है जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय उनके चेहरों को देखकर लगता है कि उनके बीच कोई बहस हो रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा लड़का भी है जो जूयोन से इस तरह बात कर सके। हैरानी की बात यह है कि डोजून उसे एक बैग पकड़ाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर गिल्ड मास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जहां तक उन बैकपैक्स और उनके अंदर के सामान की बात है जो उसने इकट्ठा किया था, जूhyun ने इस पर अपनी बात कही। पता चलता है कि डोजिन को डर है कि अगर बाहर की दुनिया को पता चला कि उसने कसारियन को मारा है तो वह रातों रात मशहूर हो जाएगा, क्योंकि यह उसके लिए एक परेशानी है। इसलिए वह इसकी सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल देता है। उसका यह फैसला सुनकर वे दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। लेकिन इस सब में सबसे अजीब बात यह है कि जो सोचा था वही सच हो जाता है, और जूयोंग के दिल में इस अजीब लड़के के बारे में और जानने की इच्छा पैदा होती है। लगता है लड़की को प्यार हो गया है। अब एक दूसरी जगह पर हमें उस मशहूर एस रैंकर के बारे में और पता चलता है जिसका नाम हेल है। वह यहाँ अपने पंचिंग बैग पर पूरी ताकत से गुस्से में हाथ चला रहा है। उसका असिस्टेंट उसकी ट्रेनिंग देखकर हैरान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से फट रहा हो। जैसे पहले बताया गया था, वह स्वीट लाइफ का गिल्ड मास्टर है। असिस्टेंट उसे शांत होने में मदद करता है और याद दिलाता है कि इस मुश्किल वक्त में थोड़ा सब्र रखना ही सही रहेगा। गिल्ड मास्टर भी इस बात से सहमत होता है। उसका मानना है कि जो लोग उसे कमजोर समझते हैं उन्हें उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और जल्द ही एक ऐसा वक्त आएगा जब सभी लोग उसे सबसे ताकतवर गिल्ड मास्टर के रूप में देखेंगे। उसका असिस्टेंट हेल के लगातार कैसीरियंस का शिकार करने की बात करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। वह यहाँ तक कहता है कि उसका नाम इतिहास में उस हीरो के रूप में लिखा जाएगा जिसने सबसे छोटी टीम के साथ कसीरियन को हराया था। मजेदार बात यह है कि डोजिन से यह खिताब कोई नहीं छीन सकता जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। गिल्ड मास्टर बड़े जोश के साथ अपने असिस्टेंट को अपनी कामयाबियों के बारे में बताता रहता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी गिल्ड को 3 साल पहले के मुकाबले अब बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, और फिर भी उसे सिर्फ इस बात से खुशी मिलती है कि वही अकेला है जो कसारियन को सबसे अच्छे से हरा सकता है, और उसकी इस बात पर उसका एक आंख वाला नौकर भी हाँ मिलाता है। बड़े हीरोज की बात करते हुए सीन अब कैंग यंग पियो के ऑफिस की तरफ जाता है, जो इस वक्त डू जून और चे ओलवू के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा है और कैसे उसने यंग पियो के कजिन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। हालांकि चिल्वू का इरादा उस लड़के को गेट के अंदर बंद करके हमेशा के लिए फंसाने का था, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ और वह जाग उठा। और हाँ, जिस क्लाइंट ने उन्हें डोजिन को खत्म करने का काम दिया है वह कोई और नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंग ही जू, जो कोरिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। यंग पायो के लिए यह समझना मुश्किल था कि वह किसी एक आम लड़के को अपना निशाना क्यों बनाना चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डोजिन असल में उसका सौतेला बेटा है। हालांकि उस लड़के को 7 साल की उम्र में परिवार में लाया गया था, लेकिन जैसे ही हीजू का अपना बच्चा पैदा हुआ डोजिन को परिवार से निकाल दिया गया। यह बात सुनकर यंग पायो को मजा आता है और वह कहता है कि अमीर होना भी आपको घर से निकाले जाने से नहीं बचा सकता। इस काम के पैसे के बारे में बात करते हुए उसे पता चलता है कि उन्हें 3 बिलियन वन दिए जा रहे हैं, जो उसके सामने बहुत छोटी रकम है। और फिर यह बात भी है कि चिल्वू डोजिन के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की आखिरी सांसें गिन रहा है और उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म और जलन के निशान हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि उसने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी है और वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। इससे डोजिन के गुस्से और उसकी ताकत का पता चलता है, यहाँ तक कि यंग पियो जैसे बंदे को भी उसके इस काम को मानना पड़ता है। और फिर भी यंग पायो इस बात से खुश होता है कि अगर वह होता तो उसके हाथ पैर काट देता और उसका सिर फोड़ देता।
पहली बार में शायद आपको लगा होगा कि वह अपने कजन से बेहतर है, लेकिन अब समझ आता है कि वह उससे भी ज्यादा बुरा है। लड़ाई की जगह के बारे में बात करते हुए यह पता चलता है कि जुयन भी वहां थी और उसने किसी तरह डोजिन की मदद की थी। ये बात उसे हैरान करती है और वह इस बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता कि डोजिन में ऐसी क्या खास बात है। अफसोस की बात है कि उसके असिस्टेंट को भी उन दोनों की मुलाकात के बारे में कुछ खास नहीं पता, क्योंकि उस मामले को चुपचाप बंद कर दिया गया था। गुस्से में आकर योंगप्यो अपने नौकर को पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता लगाए, क्योंकि उसे शक है कि उनके बीच कोई डील हुई है। असिस्टेंट उसके इस गुस्से से डर जाता है और तुरंत जानकारी निकालने के लिए भागता है। योंगप्यो गुस्से में वहां पड़ी चीजों को तोड़ने लगता है और सोचता है कि हीजू के आदमी अब उसके पास आएंगे उस काम को पूरा करने के लिए जो उसका कजिन नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ वह उससे यह काम लेने के लिए बहुत खुश है। आखिरकार वह एक बहुत अमीर औरत है जिसके पास बहुत पैसा है, इसलिए इस लालच से भरे बंदे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और अब चलते हैं हमारे लड़के के सीन की तरफ, जो रेड के बाद अपने घर वापस जा रहा है। आज के अनुभव से वह बहुत खुश है कि उसने शिकार करने के लिए गेट के बजाय रिफ्ट में अपना वक्त बिताया। लेकिन इससे चीजें थोड़ी मुश्किल भी हो सकती हैं, क्योंकि उसे जुयोन के साथ लंबा रिश्ता रखना पड़ेगा ताकि वह सबकी नजरों से बचा रहे। उनकी बात को याद करते हुए उसने साफ साफ कहा था कि लोग उस पर शक करेंगे और उस आदमी के बारे में पूछेंगे जिसने कसरियन को मारा है। अगर उन्हें पता चला तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, इसलिए अभी के लिए उसका प्लान उन कीमती चीजों को संभाल कर रखना था। और अगर वह मशहूर होना चाहता है तो वह खरुशी खरुशी सबको इस बारे में बता सकती है। इसके जवाब में हमारे भाई ने बैग उसकी तरफ फेंक दिया ताकि वह सारा अच्छा सामान अपने पास रख सके। इसका मतलब यह भी है कि उसे रिफ्ट जोन्स में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जुयोन पर निर्भर रहने से उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। फिर भी आज रात की नींद अच्छी होगी, क्योंकि वह एक शानदार घर में आराम करेगा जो चांगस्यो ने उसके लिए तैयार किया है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है, वह बाहर बहुत सारे जूते देखकर हैरान हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई बिन बुलाए मेहमान आए हैं। कमरे में जाते ही वह देखता है कि सूट पहने कुछ लोग और उनका बॉस उसके घर वालों से बात कर रहे हैं। वह आदमी जुजुत्सु काइसेन के नानामी जैसा दिख रहा था और वह डोजिन को बाज की तरह घूर रहा था। यून यंग खुशी खुशी अपने भाई से मिलने के लिए भागती है, जबकि डोजिन इस सबको देखकर हैरान है। प्रोसिक्यूटर पार्क चे ओयोंग अपनी पहचान बताता है और डू जून और चांगसोब के बीच के रिश्ते के बारे में बोलता है। उस बंदे के साथ रिश्ते की वजह से डोजन को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उस पर HCS कैपिटल के करप्ट सीईओ के पैसे उधार देने वाले धंधे में शामिल होने का आरोप है। मामले को आगे बढ़ने देते हुए एसईओ डूजून ने चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जो हुआंगचांग एसी के पैसे उधार देने वाले धंधे से जुड़ा था। उसे तुरंत हथकड़ी लगाई गई और एक खाली इंटेरोगेशन रूम में बिठा दिया गया। कमरे के अंदर से उसे बाहर किसी की घमंड से भरी आवाज सुनाई दे रही थी, जो फोन पर बात कर रहा था। जो प्रोसिक्यूटर उसे लेकर आया था वह किसी को भरोसा दिला रहा था कि हुआंगचोंग सेओप और सेओ दोजिन दोनों सीधे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। फोन रखने से पहले प्रोसिक्यूटर ने उस बंदे का शुक्रिया अदा किया जिसने उसकी बेटी के बाहर पढ़ने का इंतजाम किया था। फिर उसने डायरेक्टर होंग का नाम लेने की गलती कर दी, जो डोजुन के तेज कानों ने सुन लिया। चुपचाप बैठे डोजिन के पास आकर प्रोसिक्यूटर अपनी बातें करने लगा कि वह कानून के रास्ते पर क्यों आया। उसने कहा कि जब वह छोटा था तभी से वह समाज के कचरे को अच्छे और कानून मानने वाले लोगों से अलग करना चाहता था, और उसने टेबल पर पेपर्स का एक बड़ा पुलिंदा रख दिया। उस गंदे प्रोसिक्यूटर ने दिखाया कि उसके पास एसईओ डोजिन के खिलाफ कितने सबूत हैं। उसने कहा कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनसे इस लड़के को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने हुआंगचांग सियोप से पहले ही इतने बयान ले लिए हैं जो सबको फंसाने के लिए काफी हैं। एसईओ डोजिन ने इन धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि उसे जैसा रिएक्शन चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो प्रोसिक्यूटर गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा। सीधे मुद्दे पर आते हुए डोजिन ने पूछा कि क्या उस औरत होंग हीजू का हाथ है इस सब के पीछे। यह सुनकर प्रोसिक्यूटर अंदर से डर गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उसने यह नाम कभी सुना ही नहीं। डोजुन ने अंदाजा लगाया कि इन लोगों ने हुआंगचांग एसईओपी को पहले ही अपने साथ मिला लिया होगा। डोजुन परेशानी से बचने के लिए चुपचाप चला आया था, लेकिन अब मामला और बिगड़ सकता है। डोजिन के दबदबे से न डरते हुए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उनके जैसे लोग कमजोर नहीं होते। इसके जवाब में उस लड़के ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया ताकि वह अपना मुंह बंद रखे। प्रोसिक्यूटर की वहां डर के मारे हालत खराब हो गई। उसे उसकी आंखों में अपनी मौत दिख रही थी। उसे शर्म आ रही थी कि वह एक हथकड़ी लगे हुए मुजरिम से डर गया। प्रोसिक्यूटर खुद को हिम्मत देकर उस लड़के को थप्पड़ मारना चाहता था। इससे पहले कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता, एक इंटर्न ने बीच में आकर उसे रोका और उसे थोड़ी देर के लिए इंटेरोगेशन रूम से बाहर आने को कहा। उन्हें अभी अभी डोजिन की फाइल में एक बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला था। बिल्डिंग के हीरो डिटेक्टर ने उस लड़के को एक आम इंसान बताया था। दोबारा चेक करने के बाद भी रिजल्ट वही आया। डोजुन जिन मामलों में शामिल था उसे देखते हुए यह कैसे हो सकता है। शायद उन्होंने उसे गलत समझ लिया था कि वह एक अवेकनर है। प्रोसिक्यूटर को सारी जानकारी होंग ही जू के ग्रुप से मिली थी, इसलिए जानकारी सही होनी चाहिए थी।
लेकिन अभी डोजिन उनके लिए एक पहेली बन गया था। वह एक आम इंसान पर उन मामलों के आरोप कैसे लगा सकते हैं जो सुपर ह्यूमन से जुड़े हैं। अंदर ही अंदर डोजिन उस प्रोसिक्यूटर का मजाक उड़ा रहा था कि वह कितना बेकार है। अगर वह चाहता तो इन कमजोर हथकड़ियों को तोड़कर पूरी जगह को तबाह कर सकता था और बाद में वह दादी और युनयांग को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकता था, शायद देश से बाहर। इससे पहले कि वह कोई बड़ा कदम उठाता, ह्युनजू योन सूट पहने इंटेरोगेशन रूम में आई। उसे इस गलत अरेस्ट के बारे में पता चला होगा और वह सब देखने आई थी। जब उसने पूछा कि उसे क्यों पकड़ा गया है तो डोजन ने साफ कहा कि उसे खुद भी इसकी वजह नहीं पता। शुक्र है कि जूयोन ने उसे कोई जल्दबाजी न करने की सलाह दी। वह अकेली थी जो जानती थी कि यह लड़का क्या कर सकता है। हालत खराब थी, लेकिन अभी ताकत का इस्तेमाल करने से मामला और बिगड़ जाता। जूयोन ने आज सोचा भी नहीं था कि उसे कानून के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि डोजिन बेगुनाह है। अपने सामने एक बेगुनाह को गलत आरोप में सजा पाते देख उसे लगा कि उसे इसको ठीक करना चाहिए। जूयोन को लगा कि हीरो एसोसिएशन जल्द ही इसकी अलग से जांच शुरू करेगी। उन्हें डोजिन के नकली हीरो लाइसेंस के बारे में पता चल जाएगा और वे हाल ही के एमएपो रिफ्ट मामले की भी जांच करेंगे। डोजिन ने जूयोन से पूछा कि उसके घर वाले कैसे हैं और उसे लगा कि उसके साथ किसी सेक्रेटरी की तरह बिहेव किया जा रहा है। जब उस लड़के ने उसे एक अजीब नजरों से देखा, जूयोन ने उसकी बात मान ली और उसे भरोसा दिलाया कि उसके परिवार का ध्यान रखा जाएगा। जब वह इंटेरोगेशन रूम से बाहर जा रही थी, एक तरह से डोजिन की मदद करने के लिए, तो उसने कहा कि वह इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। वह दिखाएगी नहीं, लेकिन जूhyun को अच्छा लगा कि इस बार वह उस पर भरोसा कर रहा है। उसने वादा किया कि वह इस परेशानी को जल्द से जल्द ठीक कर देगी, और वह नहीं मजाक कर रही थी। ह्युनजू योन ने डोजिन को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई आम कानूनी रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उसने प्रोसिक्यूटर पार्क चे ओ योंग के गलत कामों को सबके सामने ला दिया, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया। जब वह बुरा आदमी रास्ते से हट गया तो जांच सही से हुई। एसीओ जून को पैसे उधार देने वाले धंधे और बाकी मामलों में बेगुनाह साबित कर दिया गया। हालांकि वह सजा से पूरी तरह नहीं बच सका। जैसे कि उम्मीद थी, जांच में पता चला कि उसने बिना परमिशन के हीरो लाइसेंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन ह्युनजू योन की मदद की वजह से वह सिर्फ प्रोबेशन पर छूट गया। जब वे डोजिन के घर वापस जा रहे थे तो रेडियो पर एक खबर आई कि इंग्लैंड में एक नया मॉन्स्टर दिखा है जो तबाही मचा रहा है। उस मॉन्स्टर को एक मैंटिस जैसा बताया गया जो 1.5 मीटर लंबा था और उसकी आंखें अजीब थीं और उसकी कूदने की ताकत बहुत ज्यादा थी। उस खबर को सुनकर डोजिन ने पहचान लिया कि वह क्रीचर एक मकासियन है। ह्युनजू योन ने जैसे ही उसके मुंह से यह नाम सुना, उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। नए मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी एसोसिएशन बहुत छुपा कर रखती है। उसे मकेशियन के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि वह एक एस रैंक हीरो थी। देखा जाए तो मॉन्स्टर्स के नाम कोई भी आम इंसान ऐसे ही नहीं रख देता। मरने के बाद उनसे मैजिक स्टोन्स मिलते हैं जिनमें न सिर्फ ताकत होती है बल्कि उनकी जानकारी भी होती है। इस जानकारी को समझकर मॉन्स्टर के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसका असली नाम भी। आज के वक्त में धरती पर लोग चीजों को समझने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो दुनिया बर्बाद हो गई थी वहाँ मैजिक का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब ये है कि डोजिन दोनों दुनियाओं के मॉन्स्टर्स को बहुत अच्छे से जानता है। उसे उनके नाम और उनकी हर एक बात पता है। उसने अचानक ही बता दिया कि रेड फ्लावर एंट के लिक्विड से मकेशियंस को आसानी से हराया जा सकता है। यह लिक्विड इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन मकेशियंस के लिए एक खतरनाक जहर है जो उन्हें बेहोश कर देता है। बस उन कीड़ों पर इसे छिड़क दो और वे हमला करना बंद कर देंगे। ह्युनजू योन एक पल के लिए सीरियस हो गई। डोजिन की हर एक बात और हर एक कदम उसे और भी अजीब लग रहा था। आखिर यह एसीओ डोजिन है कौन? उसने डोजिन से उसकी असली पहचान जानने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन डोजिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वह आगे आने वाली सभी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना रहा था। उसे सबसे सही रास्ता यही लगा कि वह उस बदतमीज होंग ही जू को जान से मार दे। और वहाँ डायरेक्टर होंग परेशानी के मारे अपने नाखून चबा रही थी और बहुत घबराई हुई थी। वह अपने पति के उस नाजायज बेटे से छुटकारा पाने के लिए नए नए प्लान सोच रही थी। ह्युनजू योन के बीच में आने से उस पर उस लड़के को रास्ते से हटाने का दबाव और बढ़ गया था। डायरेक्टर के असिस्टेंट से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि उस एस रैंक हीरो का डोजिन के साथ क्या रिश्ता है। अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया और इतने बड़े हीरो को गुस्सा दिला दिया तो कंपनी का सारा पैसा भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि होंग ही जू इस रिपोर्ट से परेशान थी कि सीओ डोजिन टेस्टिंग मशीन में एक आम नागरिक की तरह रजिस्टर हुआ है, न कि एक हीरो की तरह। उस लड़के के बारे में जो कुछ भी पता था उससे साफ था कि उसके अंदर कोई खतरनाक ताकत जागी है। शायद उसके पास हीरो डिटेक्टर को धोखा देने की कोई पावर थी। होंग ही जू इस लड़ाई में अपना बहुत सा पैसा बहा रही थी, लेकिन उसके लोग उसे सिर्फ अंदाजे ही बता पा रहे थे। बहुत गुस्से में आकर उसने आखिरकार एक बड़ा कदम उठाया और एस रैंक के गुंडे कैंग यंग पायो से बात की। उसने डोजिन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 20 बिलियन नहीं 30 बिलियन वन देने का फैसला किया। फोन आने पर उस गुंडे ने लालच में आकर इस छोटी सी परेशानी को हल करने के लिए दुगुने पैसे मांग लिए। अपने ही आदमियों को भी एक छोटे से काम के लिए 60 बिलियन वन मांगना बहुत ज्यादा लगा। कैंग यंग पियो भले ही एक गुंडा था, लेकिन वह बहुत चालाक था।
उसे पता था कि होंग ही जू के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है और उसकी कंपनी इतना पैसा कमाती है कि 60 बिलियन वन गायब होने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अब इसमें ह्युन योन भी शामिल थी। चूंकि कैंग यंग पियो एक और एस रैंक हीरो से लड़ने का खतरा उठा रहा था, इसलिए दुगुने पैसे मांगना सही लग रहा था। उसके आदमी ने भी हाँ मिलाई कि ह्युन योन सच में एक खतरनाक दुश्मन है। अपने ही आदमी के मुंह से किसी और एस रैंकर की तारीफ सुनकर कैंग यंग पियो का घमंड टूट गया और उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमी को बहुत गालियां दी क्योंकि वह जुयोन के खिलाफ उसकी ताकत पर शक कर रहा था। उसने दावा किया कि वह उसे सिर्फ 20 मिनट में खत्म कर सकता है। अपनी जान के डर से उसके आदमी को तुरंत अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। एक अजीब सी मुस्कान के साथ यंग पायो ने बात बदली और हीरो एसोसिएशन के साथ चल रही अपनी डील के बारे में बात करने लगा। वह साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड किंगडम जाने से पहले एक डील पर बात कर रहा था, जहां उसे कीड़ों की परेशानी को हल करना था। लेकिन यंग पायो के लिए अफसोस की बात थी कि एसोसिएशन पैसे देने में कंजूसी कर रही है और उन चालाक लोगों ने पहले ही हीरोज को भेजने का प्रोसेस सबके सामने अनाउंस कर दिया था, जिससे एस रैंकर्स के लिए मना करना मुश्किल हो गया था। यंग पायो भले ही एक गुंडा था, लेकिन उसे लगता था कि एसोसिएशन वाले उससे भी बड़े गुंडे हैं। यह ऑपरेशन 3 दिन में शुरू होने वाला था। साउथ कोरिया अपने सबसे बेहतरीन हीरोज को जापानीज हीरोज के साथ भेजने वाला था। कम से कम यंग पायो वहां तकाशी नाम के किसी शख्स से मिल सकता था। अभी तक मकेशंस की कमजोरी का किसी को पता नहीं चला था। जो कोई भी इस कमजोरी का पता लगाता, लोगों की नजरों में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती और उन मकेशंस कीड़ों ने यूके के कैम्ब्रिज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश हीरोज उन बड़े कीड़ों के हमले को रोकने के लिए लगातार लड़ रहे थे। उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार की थी। यूके के लोग लड़ाई में तलवारों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के बहादुर हीरोज एक अकेले बड़े मकेशन को रोकने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, जो लोगों को डरा रहा था। उस कीड़े के पास इतनी तेजी और धार थी कि वह धीमे चलने वाले हीरोज को एक ही बार में मार सकता था। सब समझने के बाद ब्रिटिश हीरोज ने मिलकर एक साथ हमला किया। उन हीरोज की टीम बहुत अच्छी थी और उनकी ताकत को कमजोर नहीं समझा जा सकता था। उनमें से कुछ ने मैजिक का इस्तेमाल करके उस कीड़े की मोटी चमड़ी को जबरदस्ती फाड़ दिया। बाकी लोगों ने तेजी से हमला किया, जिससे सड़कों पर उस कीड़े का खून बहने लगा। सही प्लानिंग और पूरी ताकत के साथ उन्होंने आखिरकार पहले मकेशियन को मार गिराया। ये पक्का करने के लिए कि वह कीड़ा दोबारा खड़ा न हो जाए, उन्होंने उसका सिर काटकर अलग कर दिया। ब्रिटिश हीरोज आखिरकार जीत तो गए, लेकिन एक अकेले मॉन्स्टर को मारने में उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। उनकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ने के लिए थके हुए हीरोज का फायदा उठाने के लिए वहां कुछ और मकेशियंस आ गए। उस रात यूके के सबसे बेहतरीन हीरोज एक दर्दनाक और खूनी लड़ाई में मारे गए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बिना किसी जानकारी के वे उन अनजान दुश्मनों के सामने बेबस थे। अब वे खतरनाक मकेशियंस साउथ की तरफ बढ़ रहे थे। कैम्ब्रिज की दीवार टूट गई। अब उन कीड़ों और कैपिटल लंदन के बीच सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी बची थी। जैसे ही मकेशियंस लंदन को पूरी तरह मिटा देने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तभी आसमान से एक चमकती हुई चीज बरसने लगी। जैसे ही वह लिक्विड उन कीड़ों पर गिरा, उन्हें एक साथ बहुत तेज जलन और दर्द महसूस होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में मकेशियंस एक एक करके गिरने लगे। उस लिक्विड ने उन्हें बेहोश कर दिया, जिससे उनके सारे खतरनाक हथियार बेकार हो गए। आसमान में एक हेलीकॉप्टर उन कीड़ों की आर्मी का पीछा कर रहा था और वहीं से यह लिक्विड गिरा रहा था। उस हेलीकॉप्टर में साउथ कोरिया और जापान के हीरोज शामिल थे। हर कोई हैरान था कि ह्युन योन का बताया हुआ इतना आसान तरीका काम कर गया। रेड फ्लावर एंट का लिक्विड बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मकेशियंस इसे झेल नहीं पाए और बिल्कुल बेजान हो गए। जुयोन के पास ही कैंग यंग प्यो खड़ा था। उसे लग रहा था कि यह लड़की खुद से इतना सही अंदाजा कभी नहीं लगा सकती। सबको होश में लाते हुए ह्युन योन ने सबको नीचे कूदने और बचे हुए कीड़ों को खत्म करने का ऑर्डर दिया। कोरिया के इस एस रैंक हीरो के लिए इज्जत के साथ सभी हीरोज यूके की जमीन पर कूद गए ताकि इस तबाही को रोका जा सके। इस ऑपरेशन के कुछ दिन बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि यूके में क्या हुआ था और वहां का असली हीरो कौन था। कोरिया वापस आने पर एयरपोर्ट पर मीडिया और फैंस की भीड़ लग गई और हर कोई अपने देश के हीरो की एक झलक देखना चाहता था। रिपोर्टर्स और उनकी टीम्स ह्युन योन का इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन थीं, जो यूके के इस सफर की सबसे बेहतरीन हंटर थीं। उसने ही मकेशियंस की कमजोरी का पता लगाया था और इस ऑपरेशन को पूरा किया। उसने एक पूरे देश को बर्बाद होने से बचा लिया था। कहा जाता है कि वहां से आने से पहले वहां के रॉयल फैमिली ने उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया था। जब ह्युन योन एयरपोर्ट के अंदर आई तो चारों तरफ कैमरा के फ्लैशेस और लोगों का शोर गूंज उठा। एक बड़ी सेलिब्रिटी की तरह उसे इस भीड़ और चर्चा की आदत पहले से ही थी। उसके पीछे कैंग यंग पियो चल रहा था, जो अपने अजीब बालों के साथ खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। भले ही जुयोन को इसकी आदत थी, लेकिन आज का स्वागत बहुत बड़ा था और कैंग यंग पियो को सबसे ज्यादा मकेशियंस मारने का क्रेडिट मिला, जबकि उसने सिर्फ उन बेहोश और बेजान कीड़ों को ही मारा था। उनकी टीम में 200 हीरोज शामिल थे। कोरियन हीरोज की इसी बहादुरी की वजह से आज यूके बच पाया था। न्यूज पर मकेशियंस के शिकार और उनकी कमजोरी के बारे में सब कुछ दिखाया जा रहा था।
शहर में घूमते हुए हमारे हीरो सीओ डोजिन ने यह खबर सुनी और एक पल के लिए रुक गया। वह खुश था कि जुयोन ने उसकी दी हुई जानकारी का सही इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर कैंग यंग पायो को दिखाया तो उसका मूड खराब हो गया। स्क्रीन पर दिखने वाला वह घमंडी आदमी एक और ऐसी परेशानी था जिसे उसे जल्दी ही खत्म करना था। एक रेस्टोरेंट के अंदर सीओ डोजिन उस मशहूर लड़की के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। युनजू योन ने छोटी यून यंग, दादी और डोजिन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। उसने कहा कि इन गिफ्ट्स को अभी मत खोलना, घर जाकर ही देखना बेहतर होगा। उसका कहना न मानते हुए डोजिन ने उन गिफ्ट्स में अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ढूंढ लिए। जुयोन बस उसे शुक्रिया कहना चाहती थी। डोजिन की दी हुई उस जानकारी की वजह से वह पूरी दुनिया में सबसे मशहूर हीरो बन गई थी। उसे जो फायदा मिला था उसके सामने ये कपड़े तो कुछ भी नहीं थे, इसलिए उसने डोजिन को एक कार या जो भी वह चाहे दिलाने का वादा किया। डोजिन को तो जैसे एक अमीर मददगार मिल गई थी। उसे पता था कि डोजिन ये कभी नहीं बताएगा कि उसे मकैशंस की कमजोरी कैसे पता चली, फिर भी उसने पूछ लिया और हमेशा की तरह डोजिन से कुछ भी उगलवाना नामुमकिन था। बात बदलते हुए जुयोन ने उससे उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछा। वह दुनिया में शांति फैलाने जैसी बड़ी बातें करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन अगर उसने होंग ही जू और कैंग यंग पियो को अपना निशाना बनाया तो मामला बहुत बिगड़ सकता था। जुयोन को हैरान करते हुए डोजिन का अभी का सबसे पहला प्लान बस एक नया घर खरीदना था, क्योंकि जिस घर में उसका परिवार अभी रह रहा था वह किराए का था। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो वहाँ दूसरा हीरो, जिसने यूके के सफर में नाम कमाया था, अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था। कैंग यंग पियो एक शानदार पूल पार्टी में मजे कर रहा था, जहाँ चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां थीं। उन लड़कियों के बीच रहकर भी उस गुंडे के दिमाग से युनजू योन का ख्याल नहीं जा रहा था। उसे पता था कि वह लड़की पहले इतनी ताकतवर नहीं थी, उसमें कुछ तो बदलाव आया है। उसे इस बात पर शक था कि वह उन कीड़ों की कमजोरी के बारे में सबसे क्यों छुपा रही है। कोरिया वापस आते वक्त फ्लाइट में यंग पायो ने उसे गुस्सा दिलाने और सीओ डोजिन के बारे में कुछ पता करने की कोशिश की थी। उसने याद दिलाया कि कैसे जुयोन ने डोजिन को एक भ्रष्ट प्रोसिक्यूटर से बचाया था और जब कैंग चेवू को मारा गया था तब भी वह वहां मौजूद थी। यह समझते हुए कि वह उसे गुस्सा दिलाना चाहता है, जुयोन ने साफ कहा कि उस बेवकूफ चिलवू ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था। उससे पहले उसने डोजिन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। कैंग यंग पियो ने एक अजीब मुस्कान के साथ हाँ मिलाई। उसने भी उस बेवकूफ को थोड़े से पैसे के लालच में अंधा होने के लिए दोष दिया। फिर भी चिलवू उसका भाई था, वह इस रिश्ते का बहाना बनाकर एसीओ डोजिन से बदला लेने की कोशिश कर सकता था। एक पल के लिए जुयोन उस चालाक गुंडे के सामने थोड़ी घबरा गई और उसके चेहरे पर डर दिख गया। उसने तुरंत इस मामले से खुद को अलग कर लिया और कहा कि अगर कुछ होता है तो वह बीच में नहीं आएगी। कैंग यंग पियो थोड़ा हैरान था। उसे लगा था कि वह डोजिन के काफी करीब है। बाकी पूरे रास्ते उसे इग्नोर करते हुए जुयोन ने अपना आई मास्क लगाया और सो गई। फिर भी उस बात के बाद भी यंग पियो को लग रहा था कि वह पूरी तरह सच नहीं बोल रही थी। कैंग यंग पियो अभी भी एसीओ डोजिन को लेकर बहुत सावधान था। वहां इंग्लैंड के लॉन्ग सटन में जहां से मॉन्स्टर्स निकले थे, वहां अभी भी तबाही के निशान साफ दिख रहे थे। ब्रिटिश हीरो एसोसिएशन ने अपने बचे हुए हीरोज को रिफ्ट के अंदर भेजा ताकि दूसरी वेव आने से कम मैजिक स्टोन्स को बचा सकें। बाहर खड़े गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे कि अगर उन्हें पहले पता होता कि मकेशंस को रेड फ्लावर एंट के लिक्विड से हराया जा सकता है तो वे डी रैंकर्स भी आसानी से नाम कमा लेते। अगर उनकी टीम ने पहले ही उन्हें रोक लिया होता तो उन्हें बहुत सारे मैजिक स्टोन्स मिल जाते। बात यह है कि जब एक बार रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकलते हैं तो वह कभी गेट नहीं बनता। दूसरी वेव में किसी अलग तरह के मॉन्स्टर्स के आने का खतरा रहता है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां दूसरी वेव ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा डर यही था कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। तभी अचानक रिफ्ट हिलने लगा। हीरोज की टीम अभी कुछ देर पहले ही अंदर स्टोन्स लेने गई थी। अभी सिर्फ 5 घंटे ही हुए थे। उनके वापस आने का वक्त अभी नहीं हुआ था। फिर भी डी रैंक गार्ड्स ने ध्यान से देखना शुरू किया, क्योंकि आम लोग अक्सर वहां से स्टोन्स चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों के बाहर आने के बजाय वह रिफ्ट अचानक टूटने लगा। माइनिंग टीम के बजाय रिफ्ट से कोई और ही बाहर आया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसने एक अजीब तरह का आर्मर पहना हुआ था। ये आदमी बिल्कुल भी कोई हीरो नहीं लग रहा था। उसके कपड़े और चोट के निशान अजीब थे। इससे पहले कि गार्ड्स हेडक्वार्टर्स को खबर देते, उनका अपने शरीर पर से कंट्रोल खो गया और वे हवा में उड़ने लगे। उस आदमी ने बस एक कदम बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे वह टेलीपोर्ट हो गया हो, और उसने उन गार्ड्स को आसानी से हवा में उठा लिया। पहले ब्रिटिश गार्ड ने 3 चाकुओं से उस पर हमला करने की कोशिश की। वे चाकू उसकी तरफ गए, लेकिन एक हरी रोशनी ने उन्हें अचानक गायब कर दिया, जैसे वे वहां थे ही नहीं। अपनी भारी आवाज में उस आदमी ने कहा कि ये गार्ड्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उस हरी रोशनी को आगे बढ़ाया। इस वजह से उन गार्ड्स के हाथ पैर कट गए और वे दर्द से तड़पने लगे। सोचो, ड्यूटी पर ही उनका यह हाल हो गया। उस आदमी के शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। उस काले धुएं की मदद से उसने हवा में से एक गार्ड का फोन अपनी तरफ खींच लिया। उसने फोन पर डेट देखी और हिसाब लगाया कि उसे धरती पर आए 10 साल हो गए हैं। फिर भी उसका काम अभी तक 20% भी पूरा नहीं हुआ था।
इतनी कोशिश के बाद भी क्या वह हार मान ले? नहीं, उसे बस माना की ताकत को और बढ़ाना होगा ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। लेकिन उससे पहले इस दुनिया की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। अब कमजोर लोगों को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। वहां साउथ कोरिया के पाजू इलाके में एक लड़का रोज की तरह अपनी खोज पर निकला हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुनिया के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। अपने कंधे पर एक बैग टांग कर सीओ डोजिन उस बंद इलाके में घूम रहा था। तभी उसे जमीन के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। जैसा उसने सोचा था, जमीन से बहुत सारे गंदे कीड़े बाहर निकल आए जो हमला करने के लिए तैयार थे। उनके शरीर पर नुकीले कांटे थे और उनके मुंह में तेज दांत थे। डोजिन उनके बीच बिल्कुल शांति से खड़ा रहा। उसे उनकी ताकत से कोई डर नहीं लगा। उन मॉन्स्टर्स को देखने के बजाय उसका ध्यान नीचे उन सुरंगों पर गया जो उन कीड़ों ने बनाई थीं। उसने एक नज़र में अंदाजा लगाया कि 100 मीटर के दायरे में जमीन के अंदर लगभग 26 कीड़े हैं। एक मुस्कान के साथ उसने अपने हाथ में माना इकट्ठा किया। वह देखना चाहता था कि उसके पहले हमले से कितने कीड़े बच पाते हैं। उसने उस माना ब्लास्ट को सीधे सुरंग के अंदर भेज दिया और चारों तरफ खामोशी छा गई। कुछ सेकंड्स के बाद वहां एक के बाद एक बहुत सारे धमाके होने लगे। धूल और आग के शोलों के साथ जमीन के अंदर छुपे सारे कीड़े अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने लगे। डोजिन हमेशा दिमाग से काम लेने पर यकीन रखता था। इस तरीके से उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उसके कपड़े भी खराब नहीं हुए। जब वह उन गंदे कीड़ों को मारकर स्टोन्स इकट्ठा कर रहा था, तभी शहर में एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी। कोरिया हीरो एसोसिएशन के डेप्यूटी डायरेक्टर मिन होंकी और उनके बॉस ना टाएवोंग, वे एक ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसे संभालना मुश्किल हो रहा था। और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि एसईओ डोजिन ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लड़के की ताकत को किसी आम हीरो मीटर से नापा नहीं जा सकता था। एसोसिएशन के बाकी बड़े लोगों को लग रहा था कि ऐसे किसी शख्स का खुलेआम घूमना देश के लिए खतरा हो सकता है। वे चाहते थे कि एसईओ डोजिन उन्हें इसका जवाब दे। उनकी जानकारी के मुताबिक सीओ डोजिन के साथ जो कुछ भी अजीब हो रहा था, उसकी शुरुआत कैंग चे वू के बुरे प्लान से हुई थी। उस गेट रेड में जहां उसे मरना चाहिए था, वहां उसकी ताकत जागी और डोजिन पूरी तरह बदल गया। बाद में उसने अपना बदला लिया और मापो के नए रिफ्ट को अकेले ही संभाला। हाँ, कभी कभी उसने थोड़ा ज्यादा गुस्सा दिखाया, लेकिन उसके पास ऐसा करने की हमेशा एक सही वजह थी। कुल मिलाकर एसईओ डोजिन की ताकत को एक बेहद खतरनाक और सबसे बड़ी ताकत कहा जा सकता है। नतावोंग ने सोचा कि एक जंगली घोड़े को संभालना सबसे मुश्किल होता है, फिर भी उनके पास एक अच्छा घोड़ा है और यही सबसे जरूरी बात है। ये सारी बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि डोजिन ने एक ऑफिशियल हीरो लाइसेंस मांगा था। उसके पास एक बड़ा गारंटोर था, इसलिए उसे बिना किसी आम तरीके के डायरेक्ट लाइसेंस दे दिया गया। और बिल्कुल उसे सपोर्ट करने वाली देश की सबसे प्यारी एस रैंक हीरो ह्युन जुयोन थी। जब लोगों को पता चला कि उसका कनेक्शन इस गोल्डन गर्ल के साथ है, तो एसोसिएशन के बड़े बड़े लोग हैरान रह गए। वे जानते थे कि वे जुयोन को गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हर जगह उसी का नाम चल रहा है। इसलिए एसईओ डोजुन के हीरो लाइसेंस की रिक्वेस्ट को बिना किसी रुकावट के जल्दी से पूरा कर दिया गया। उसे साउथ कोरिया का 8th रैंक हीरो बना दिया गया, जबकि वह एक बार भी एसोसिएशन के ऑफिस नहीं गया था। इस नए स्टेटस की वजह से अब वह अपनी मर्जी से किसी भी रिफ्ट जोन में जाकर शिकार कर सकता था। यह सच में एक अच्छी बात थी। जिस तरह उसने पाजू रिफ्ट जोन में तबाही मचाई और खतरनाक कीड़ों को जलाकर राख कर दिया, यह खबर जल्दी ही एसोसिएशन के डायरेक्टर तक पहुंच गई। वह खूंखार बूढ़ा यह देखकर खुश था कि देश का नया एस रैंकर सच में अपना काम अच्छे से कर रहा है। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि कोई हीरो अकेले ही बिना किसी गिल्ड मेंबर या दोस्तों के सेकंड डिग्री रिफ्ट में चला जाए। आम लोगों की नजर में यह बिल्कुल पागलपन था। वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले एसईओ डोजुन के बिल्कुल खिलाफ था, अब वही कह रहा था कि इस लड़के की पहचान सबके सामने लाई जाए ताकि एसोसिएशन एक नए स्टार को प्रमोट कर सके। अच्छा हुआ कि डेप्यूटी ने इस बेवकूफ और लालच भरी बात को वहीं रोक दिया। मिन होंकी ने कहा कि उसे मशहूर करने से पहले उसकी मर्जी पूछनी चाहिए, लेकिन वीपी का कहना था कि मुश्किल वक्त में लोगों को एक नया एस रैंक हीरो दिखाकर उन्हें उम्मीद और सुकून दिया जा सकता है। वीपी ने डायरेक्टर ना टाएवोंग को अपनी बात मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बूढ़े डायरेक्टर ने समझदारी से काम लिया। कोई भी कदम उठाने से पहले वह खुद उस लड़के से आमने सामने मिलना चाहता था। और वहाँ सेयू दोजिन अभी भी कीड़ों को मारने में लगा हुआ था। अगर वह मैना एक्सप्लोजन का यूज नहीं कर रहा था, तो अपनी पूरी ताकत से उन्हें खत्म कर रहा था। जब वह एक कीड़े को काट रहा था, तभी बाकी कीड़े उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। आम हीरोज के लिए शायद ये मुश्किल दुश्मन होते, लेकिन डोजिन को उनकी हर चाल पहले से ही समझ आ रही थी। अपने हाथ में माना की गर्म ताकत को लेकर उसने एक बड़ा हमला किया, जिसने एक ही बार में 12 कीड़े मॉन्स्टर्स के सिर काटकर उन्हें जला दिया। वह वापस जमीन पर उतरा और ढेरों मरे हुए कीड़े उसके पैरों के पास गिर गए। डोजिन उन मरे हुए दुश्मनों के ढेर पर एक बॉस की तरह खड़ा हो गया। उसके हाथ अभी भी उस टेक्निक की गर्मी से जल रहे थे। उसने एक ठंडी सांस ली और बची हुई आग को झटक दिया। जैसा कि उम्मीद थी, लगातार बड़े मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज्यादा माना खर्च हो रहा था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेयू डोजिन ने आखिरकार एक अच्छा वेपन लेने का फैसला किया, और वेपन लेने के लिए सबसे अच्छी जगह गासन हीरो कॉम्प्लेक्स ही थी। एसईओ डोजुन ने एक आम सी दुकान चुनी और अंदर चला गया।
अंदर एक चोट खाया हुआ लड़का काउंटर पर बैठा था और अपना टाइम पास करने के लिए फोन चला रहा था। दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन उसने बिना ऊपर देखे ही पूछ लिया कि क्या कस्टमर की कोई रिजर्वेशन है। एसईओ डू जून ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपना बैग काउंटर पर रख दिया और कहा कि इसके अंदर के सामान से एक वेपन बना दो। गुस्से में आकर उस लड़के ने कहा कि वे बिना रिजर्वेशन के किसी का काम नहीं करते। डोजिन को बाकी सभी दुकानों ने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि वे सब बुक्ड थे। सिर्फ इसी दुकान ने उसका फोन उठाया था। फिर भी वह लड़का डोजिन का काम करने से साफ मना करने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे अपना फोन छोड़ना पड़ रहा है। डोजिन का सब्र अब खत्म हो रहा था। उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। उसकी धमकियों को इग्नोर करते हुए उसने उस लड़के से पूछा कि इस दुकान का मालिक कौन है। उस लड़के ने घमंड से कहा कि यह दुकान उसके पापा की है। अगर ऐसा है तो उसे अपने पापा को जल्दी बुलाना चाहिए। डोजिन यहाँ एक बड़े भरोसेमंद बंदे के कहने पर आया था। डोजिन ने उसे छोड़ दिया। वह गुस्से में बड़बड़ाया लेकिन डर कर अंदर के कमरे में गया और अपने पापा को फोन किया। एक बूढ़ा आदमी वेल्डिंग मास्क पहने हुए वर्कशॉप से बाहर आया यह देखने के लिए कि क्या तमाशा चल रहा है। उसका नाम चॉय चिलगोन था, जो वेपन्स बनाने का बड़ा मास्टर था। डोजिन ने बताया कि वह यहाँ ह्यून जुयोन के कहने पर आया है। बिल्कुल, बाप बेटे दोनों इस नाम को जानते थे। पूरा देश इस नाम को जानता था। बूढ़ा चॉय बस इस बात से हैरान था कि एक एस रैंक सेलिब्रिटी उसके काम के बारे में जानती है। डोजून यहाँ फालतू बातें करने नहीं आया था, इसलिए उसने सीधा अपने बैग से सामान निकालकर सामने रख दिया। उस बूढ़े मास्टर ने सामान को ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यह एक बड़े ब्लैक वाइपर के दांत हैं। उसने बहुत समय बाद ऐसी चीज देखी थी। डोजिन इस सामान से एक अच्छी तलवार चाहता था। वह चाहता था कि उसका वेपन जितना हो सके लंबा हो, लेकिन मास्टर ने इस बात से मना किया। उसने कहा कि बिना मेटल वाली चीजों को ज्यादा लंबा करने से उनकी मजबूती कम हो जाती है। इससे अच्छा होगा कि 2 मीडियम साइज की तलवारें बनाएं।